क्या रोज़ाना की साफ़ सफाई के झंझट के बिना भी हमारा घर साफ़ सुथरा पॉजिटिविटी से भरपूर रह सकता है? दोस्तों, मेरा जवाब होगा हाँ। विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप प्रूफ के साथ। और हाँ, वीडियो के अंत में आपको भी यकीन हो जाएगा कि ये हाँ, ऐसा हो सकता है। दोस्तों, आज का रूल है D1C D2। ये D1C D2 क्या है, चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। और आज का वीडियो देख करके आपकी भी ज़िंदगी बदल जाने वाली है, बिल्कुल मेरी तरह। अब से कुछ साल पहले ऐसा था कि जब बच्चे मेरे छोटे थे, मुझे जॉब पे भी जाना होता था। मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मतलब घर से जाती थी घर का काम करते हुए, जब घर लौटती थी तो भी मैं घर के कामों में ही लगी रहती थी। और हाउस हेल्प भी थी घर में, लेकिन उनका भी जो काम होता है वो लिमिटेड होता है, वो भी अपने टाइम के हिसाब से ही आती हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प तो उनकी भी नहीं मिलती थी। मतलब पूरे दिन मैं घर के काम में और जॉब में बिज़ी रहती थी, लेकिन मेरा घर उतना साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड नहीं लगता था। तो फिर धीरे धीरे मैंने औरों से थोड़ा सीखने की कोशिश की, और उससे मैंने क्या पाया कि घर की साफ़ सफाई जो होती है, घर की जो व्यवस्था होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे घर को साफ़ सुथरा बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती हैं। और ये आदतें सिर्फ घर में जो महिला है सिर्फ उसी की नहीं, बल्कि घर के बाकी लोगों के लिए भी ज़रूरी होती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आज का हमारा रूल है D1C D2। तो इसमें D1 से मीनिंग है डी क्लटरिंग। अच्छा, ये हम सबके साथ आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे घर में बहुत सारा सामान भरा हुआ है सब तरफ। आप अलमारियां खोलते हैं तो आपके पास कपड़ों का ढेर नज़र आता है। आप अपने बेड बॉक्सेस खोलते हैं, आपके पास उसमें एक छोटा सा भी सामान रखने की अब जगह नहीं बची हुई होती। किचन में जाते हैं, किचन के ड्रॉर्स आपके फुल्ली भरे हुए हैं। आप अपना लिविंग रूम देखते हैं तो हर कोना भरा हुआ है, हर जगह फर्नीचर है। जब आप कोई सामान देखते हैं तो आपको ये लगता है कि ठीक है, कोई भी सामान ख़राब तो है नहीं, तो हम इसे फेंक भी कैसे दें। ऐसी कंडीशन में डी क्लटरिंग वास्तव में एक थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ समय लगाकर हमें अपने D1 यानी डी क्लटरिंग पर ही ध्यान देना है। और डी क्लटरिंग इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि ना केवल ये हमारे घर की व्यवस्था को अच्छा करता है, हमारे काम को आधे से भी कम कर देता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे घर में पॉजिटिविटी लाता है, हमारे मेंटल हेल्थ को अच्छा करता है, और हमारे घर में पैसा है ना, तो पैसे को भी बहुत हद तक बचाता है। कैसे दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फालतू सामान है ना, वो मुझे लगता है कि कपड़े ही हैं, है ना। कपड़े सबके पास ज़रूरत से बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब कभी हमें किसी पार्टी में जाना होता है तो हमें लगता है कि उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कपड़े उतने अच्छे नहीं हैं। तो इसके लिए पहले तो हमें थोड़ा सा अपनी आदतों पे अंकुश लगाना होगा कि एक ये जो हमारा एक नेचर हो गया है ना कि हमने कोई कपड़ा रिपीट नहीं करना है ना। कोई देख लेगा तो कोई नहीं, सब अपनी अपनी आजकल ना सेल्फी में और अपने आप में मस्त हैं। तो इसलिए इस वजह से कि कोई देखेगा कि अरे इसने ये ड्रेस तो तब पहनी थी और ये इस ड्रेस इसने आज पहनी हुई है, इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना इम्पॉर्टेंट है। और आप अपने कॉन्फिडेंस से जो भी आपके ऊपर अच्छा लगता है आप अपनी ड्रेस चूज़ कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से जब हम डी क्लटरिंग की बात पर आते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही हो जाता है कि अब फालतू की ख़रीदारी से हमें खुद को बचाना होता है। तो ऑब्वियसली हमारा पैसा भी काफ़ी हद तक सेव होता है। और छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं ना बहुत सारी, जब हम कहीं जाते हैं 200-400 रुपये तो हम यूँ ही ख़त्म कर देते हैं। और कभी कोई छोटा सा डेकोरेशन पीस है वो ख़रीद लिया, कुछ भी ऐसा आपको रास्ते में दिख रहा है, तो 400-500 रुपये का कोई आपको ड्रेस दिख गई और आपको लगता है ये सस्ती है और आपने ख़रीद लिया। घर लाए तो पता चला कि जो डेकोरेशन आइटम आप लेकर आए हो तो उसको लगाने की घर में इतनी जगह ही नहीं है, फिर ज़बरदस्ती इधर उधर रख दिया जाता है, और वो भी एक क्लटर का ही काम करता है। या जो ड्रेस आपने सस्ता समझ के ख़रीद लिया था, घर लाके देखा तो आपको पता चलता है कि ना तो उसकी इतनी आवश्यकता थी, उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है और आपको उसकी फिटिंग भी उतनी अच्छी नहीं आ रही है।
इसलिए इस तरह से आपका पैसा भी काफ़ी हद तक खर्च हो जाता है और ये चीज़ें आपकी अलमारियों में जगह भरती ही चली जाती हैं। तो बहुत एक अच्छा तरीका है कि आप एक एक करके अपने घर से डिक्लटरिंग को करना शुरू कीजिए। जैसे कि आप पहले अपने कपड़ों की शुरुआत कर सकते हो, या तो एक कमरे से शुरुआत कर सकते हो, या इस तरीके से भी कर सकते हो कि पूरे घर से हमें जो फालतू कपड़े हैं वो हटाने हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक तो इस बात पे ध्यान देना होगा कि जो आपका पुराना प्यार है उसको अलविदा कह दीजिए। अब यहाँ पे पुराना प्यार से हमारा क्या मतलब है कि ऐसी बहुत सारी आपके अलमारी में ड्रेसेस हैं, साड़ीज़ हैं, सूट्स हैं, बहुत सारे ड्रेसेस हैं जो अब आपको फिट नहीं आती, आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं, या आप उनको पहनने वाले नहीं हैं, लेकिन आपके इमोशंस उनसे जुड़े हुए हैं कि ये हमने ड्रेस तब पहनी थी, ये ड्रेस उसने हमको गिफ्ट किया था। और आपको उन ड्रेसेस के साथ इमोशनल अटैचमेंट सिर्फ उसी समय ध्यान आता है जब आप उन्हें डिक्लटर करने की सोचते हो, बाकी समय आपको याद नहीं आती उन चीज़ों की। ऐसा ही होता है ना। तो इसलिए अब दिल कड़ा करके ऐसी चीज़ों को अपने घर से विदा कर दीजिए, क्योंकि अब वो आपके काम में नहीं आएंगे। और वो चीज़ें जब आप घर से निकाल देंगे, आपके अलमारियों में एक अच्छा खासा स्पेस क्रिएट हो जाएगा और आप भी नए तरीके की जो भी ड्रेसेस हैं उनको ख़रीद सकते हो और उनको अपनी अलमारी में जगह दे सकते हो, है ना। तो कितना इम्पॉर्टेंट है ना। जो आपके बेड बॉक्सेस हैं उसमें भी आप देखोगे कि कितना सारा पुराना सामान आपने भरा हुआ है जो आपके किसी काम का नहीं है। अब से कुछ साल पहले जब हमने अपने इस फ्लैट में हम शिफ्ट हुए थे, मतलब 4-5 साल पहले, तो उस समय में मैंने, आपको यकीन नहीं होगा, इतने बड़े बड़े, मतलब कितने सारी एक पोटलियाँ सी बना बना के कपड़ों की और कितने बड़े बड़े बैग्स भर के मैंने जो पुराना सामान था वो निकाला था। और वो काफ़ी सारे जो होते हैं ना, जैसे कि आपके घर में जो मेड आती है, जैसे कुछ लोगों का एक क्वेश्चन भी होता है कि इन पुराने कपड़ों का आखिर हम करें क्या। तो आपके घर में जो मेड आती हैं या आपके आसपास आती हैं तो उन लोगों को ज़रूरत होती है उन कपड़ों की, और आप उनको दे सकते हो। वो भी मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अगर ज़्यादा हैं तो वो कुछ अपने पास रखेंगे, कुछ वो अपने रिलेटिव्स को या कुछ ज़रूरतमंद लोगों को दे दिया करते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने अधिकतर जो कपड़े थे वो इस तरीके से निकाले थे। और इसके अलावा आजकल मॉल्स में भी ऐसी व्यवस्था होती है। ये भी एक बहुत इजी है काम करने में कि मॉल्स में ये व्यवस्था होती है कि वहाँ इस तरह के बड़े बड़े डोनेशन बॉक्सेस बने रहते हैं कि आपके जो भी पुराने कपड़े हैं जो किसी के पहनने योग्य हैं, है ना, जिनकी क्वालिटी ठीक है, कोई और उनको यूज़ कर सकता है, तो आप बैग्स में भर के, पुराने कोई भी ऐसे बैग्स में भर के, जैसे पॉलीथीन्स होते हैं, कुछ भी जो आपके लिए यूज़लेस है, उनमें भर के आप उन डोनेशन बॉक्सेस में रख के आ सकते हो। बहुत ही आसान है ये काम, और आप एक्चुअली जब ऐसा करोगे ना, आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। वो जो कपड़े थे वो किसी और के काम आएंगे, कोई और ज़रूरतमंद है वो उन्हें पहनेगा, जो आपके घर में इतना इम्पॉर्टेंट स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए थे। हर चीज़ की आजकल देखिए कीमत कितनी ज़्यादा है। जिस घर में आप रह रहे हो, भले ही वो आपका मतलब अपना घर है, ख़रीदा हुआ है, या आप रेंट पे रहते हो, हर तरह से आप उसके लिए पे कर रहे होते हो। रेंट पे रहते हो तो आप स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा निकालिए कि आप एक साल में उस छोटे से स्पेस के लिए कितनी कीमत अदा करते हो। या आपका परचेज़ किया हुआ है तो भी आप ये सोचिए कि उस छोटे से स्पेस की कीमत कितनी ज़्यादा है। और जब कुछ समय लगा करके आप सारा इस तरीके से डिक्लटर कर देते हो सामान, जैसे कि मैंने अभी कहा कि कपड़े आपने वेस्ट जो थे वो निकाल दिए, फिर आपने शूज़ पे ध्यान देना है ना। एक्चुअली जो पुराने कपड़े हैं, पुराने शूज़ हैं, स्पेशली जो पुराने शूज़, फुटवेयर्स होते हैं, चाहे वो बड़ों के हैं चाहे बच्चों के हैं, चाहे वो कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन अब आप नहीं पहनते हैं, या तो वो आपके बच्चों को छोटे हो गए हैं, या आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, आपको फिट नहीं आते हैं, या पुराने लगते हैं, बेकार लगते हैं। तो किसी भी कारण से अगर आप उन्हें नहीं पहनने वाले हो, तुरंत उन्हें निकाल दीजिए घर से। ये आपके वास्तु को बहुत ख़राब करता है। जो लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो ये देखेंगे कि इस तरीके का फालतू सामान घर से हटाने से आपके घर में खुशियाँ आती हैं, एक्चुअली आती हैं। और ये सारा मेरा एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का। तुरंत ऐसी चीज़ों को अपने घर से हटा दीजिए। किचन में जाते हैं, किचन की ड्रॉर्स आपकी भरी पड़ी हैं, है ना। और जब हम मार्केट में जाते हैं
तो हम सब महिलाओं का मन बड़ा ललचाता है सुंदर सुंदर नए नए डिज़ाइन के बर्तन देख के, है ना। और हम कई बार उन बर्तनों को ख़रीद लाते हैं, चमचमाते हुए नए डिज़ाइन के बर्तन। और जब हम उन्हें घर ले आते हैं तो पता चलता है कि हम नहीं लाते तो भी ठीक था, इसकी इतनी कोई ज़रूरत तो हमें थी नहीं। और कुछ ही समय बाद उनकी भी चमक फीकी पड़ जाती है, वो भी हमारे पुराने बर्तनों की तरह हो जाते हैं। तो इस तरह से जब भी आप कुछ मार्केट से किचन के लिए कोई बर्तन या डिब्बे ख़रीदें तो पहले सोच लें 4 बार कि ये हमारे काम का है या नहीं। 4 बार ज़रूर सोचें। और 4 बार सोचने के लिए मैं इसलिए कहती हूँ, जब आपने पहली बार सोचा आपको लगेगा ख़रीद लेते हैं, दूसरी बार भी लगेगा हाँ चलो काम तो आ ही जाएगा। लेकिन जब आप चौथी बार सोचेंगे ना तो आपका माइंड मेकअप हो जाएगा कि नहीं यार, इतना पैसा फालतू हमारा इसमें खर्च हो रहा है और इसकी हमारी नीड है ही नहीं, इसके बिना हमारा बढ़िया काम चल रहा है ना। तो क्यों इस तरह की चीज़ें खरीदी जाएं। आजकल आप देखते ही हैं कि जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं तरह तरह के किचन के लिए, बेड बॉक्सेस के लिए, अलमारियों के लिए, वो सब एक्चुअली इतने भी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते हैं। वो भी एक समय में क्लटर का ही काम करते हैं, वो भी अपना एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं अलमारियों में। तो उनको ख़रीदने से पहले 4 बार सोचें कि वो एक्चुअली ज़रूरी है या नहीं। उससे बेटर है कि आप अपने घर से फालतू सामान को हटाएं। और किचन में भी जैसे मैंने कहा कि नए नए स्टाइल के डब्बे आते हैं आजकल मार्केट में, तो आप उनकी सुंदरता से अट्रैक्ट होकर उन्हें ले आते हो घर पे कई बार, लेकिन वो उतने अच्छे एयर टाइट नहीं होते। किचन के जो डब्बे होते हैं उनका सुंदर होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनका एयर टाइट होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शुरू में यहाँ भी जब मैंने अपनी नई किचन बनवाई तो मुझे बड़ा शौक़ लगा, और जो पुराने मेरे बहुत अच्छे डिब्बे थे जो बहुत अच्छे एयर टाइट थे उनको मैंने काफ़ी हद तक रिप्लेस कर दिया और नए नए सुंदर डिब्बे लाके। लेकिन कुछ समय ही बाद पता चला कि ये इतने अच्छे एयर टाइट नहीं है, किसी में कोई दाल ख़राब हो गई, कीड़ा लग गया, किसी में कुछ। तो इस तरीके से वो हमारा एक अच्छा खासा नुकसान होता है। आपको पता ही है आजकल दाल चावल हर चीज़ कितनी महंगी है ना। अगर आपका 1 किलो दाल किसी डब्बे में रखा हुआ है तो आप सोचिए कि अगर वो ख़राब हो जाता है तो आपका कितना पैसा वेस्ट होता है। तो इसलिए सुंदरता के चक्कर में ना पड़ें और किचन में एयर टाइट जो ढक्कन वाले डिब्बे होते हैं वही रखें। और अगर हाँ किचन में कोई ऐसे डब्बे आपके रखे हुए हैं जो देखने में ठीक लगते हैं और आप उनको रखे हुए हैं लेकिन वो एयर टाइट नहीं है, तो उन्हें एक्चुअली किचन में से निकाल के फेंक ही दें, क्योंकि कभी ना कभी वो आपकी किचन का कोई सामान ज़रूर ख़राब करेंगे, है ना। ये मेरी गारंटी है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो इसलिए जो भी इस तरह का फालतू सामान है वो हटा दीजिए। जब आप लिविंग रूम में आते हैं तो आप देखते हैं कि जहाँ तहाँ कुछ फालतू स्टूल्स रखे हुए हैं, कुछ छोटे मोटे टेबल्स रखे हुए हैं पुराने, उनके ऊपर आप कोई टेबल क्लॉथ डाल देते हो और रखे रहते हो। वो आपके कभी काम में नहीं आते, लेकिन अच्छा खासा स्पेस वो ऑक्यूपाई किए रहते हैं। और वैसे भी जो एक आप लुक देखते हो ना कि एक थोड़ा सा रिच लुक आता है किसी किसी के घर में, तो उसका भी वैसे भी एक रूल होता है कि कोई तो 60-40 का रूल बताता है, कोई 70-30 का रूल बताता है। तो उसमें यही होता है कि आपका जो घर है, आपका जो लिविंग रूम है वो 30-40% से ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। बाकी स्पेस आपका खाली होना चाहिए, फ़र्श दिखना चाहिए, साफ़ चमचमाता हुआ फ़र्श दिखना चाहिए। तो वो थोड़ा सा रिच लुक देता है तो, और आपके मन को शांति भी देता है ना। आप देखेंगे जो घर होते हैं बहुत से जो बहुत आपको अट्रैक्ट करते हैं, तो आप ये पाएंगे कि वहाँ की जो डेकोरेशन है वो मिनिमल है। हालांकि उस पर मैं बाद में आऊँगी, अभी फ़िलहाल हम D1 पे चल रहे हैं यानी डीक्लटरिंग। तो आपने अपने दिल पे पत्थर रख के और कुछ समय लगा के आपने अपने घर से फालतू सामान को हटा देना है। डेकोरेशन पीसेस जहाँ तहाँ आपके जगह जगह कहीं कुछ लटका दिया, कहीं कुछ शो पीस लगा दिया, और कोई कोना नहीं छोड़ते। कुछ लोग तो कोई कोना नहीं छोड़ते, हर जगह कुछ ना कुछ रख देते हैं। तो वो चीज़ अपने आप में सुंदर हो सकती है, लेकिन वो आपके रूम को सुंदर बनाएगी, आपके घर को सुंदर बनाएगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और कई बार ज़रूरत से ज़्यादा साज सज्जा देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि सांस लेने में भी दिक्कत है ना। बहुत भरा भरा जो घर होता है तो वो मतलब उतना अच्छा नहीं लगता, और वहाँ पे पीस नज़र नहीं आता, पॉजिटिव वाइब्स नज़र नहीं आती। तो खैर, आपने अब अपने घर से जो फालतू सामान था उसको हटा दिया। अब आपके घर में एक स्पेस नज़र आने लगेगा। हाँ, ये सारा जो काम है डिक्लटरिंग का जो मैंने आपको बताया,
ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में नहीं होता। इसके लिए आपको टाइम लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप सुबह से रात तक लगे ही रहोगे। आपको घर के बाकी काम भी हैं, आपको टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का भी इंतज़ाम करना है, बाकी चीज़ें भी देखनी है। अगर आप रोज़ाना का सिर्फ आधा पौना घंटा या 1 घंटा भी देते हो, तो भी आप देखोगे कि 1 हफ्ते में ही आपके घर से बहुत सारा जो फालतू सामान है वो हट जाता है। अब आप देखेंगे जब डिक्लटरिंग का काम आपका कंप्लीट हो गया, ये जो डिक्लटरिंग है D1 जिसे मैंने कहा, इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी है ज़्यादा, है ना, क्योंकि आप जब अपने घर को डिक्लटर कर लोगे ना, तो आपको अपने घर की सफाई में बहुत कम टाइम देना पड़ेगा। वो कैसे? बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। वो कैसे? वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अब उससे क्या होगा कि आपकी जो अलमारियाँ हैं उसमें आपको स्पेस नज़र आने लगेगा कोई सामान रखने के लिए। नहीं तो स्थिति ये होती है कि अलमारी खोला और सामान सारा आके सिर पे गिरा, है ना, ऐसा होता है ना। तो इसलिए जो घर में खाली स्पेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, ये चीज़ हो गई कि हमने घर का फालतू सामान हटा दिया, मतलब D1 स्टेप, D1 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको थोड़ी मेहनत लगेगी। अब आते हैं हम D1 C D2, जैसे मैंने बताया। C का मतलब है क्लीनिंग। अब आपको घर की क्लीनिंग करनी है। अब घर की क्लीनिंग का मतलब ये नहीं है कि रोज़ाना झाड़ू लग गई, पोछा लग गया, हो गया, है ना। आपने ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं ना, आपने अपने घर में भी देखा होगा। अगर आपका घर भी फैला फैला रहता है ना, तो आपने देखा होगा कि झाड़ू पोछा लग गया अच्छे से, उसके बाद भी पता नहीं क्यों घर साफ़ नहीं लग रहा। ऐसा होता है ना। उसका कारण यही था कि जगह जगह सामान आपके पड़ा हुआ था, लेकिन अब आपने फालतू सामान तो हटा दिया है। अब ये जो क्लीनिंग मैंने वर्ड कहा, C सेकेंड स्टेप जो मैंने आपको कहा, इस पर आपको जो काम करना है, अब ये काम होगा थोड़ा हल्का। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके घर में ऑलरेडी गंदगी काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ तहाँ जाले बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और घर का हर कोना आपको नज़र आता है कि बहुत गंदा है, ऐसा कुछ है, तो थोड़ा सा अगर आप घर में हेल्प ले सकते हैं बाकी लोगों की हंसी खुशी के साथ में, तो थोड़ी सी हेल्प ले लीजिए। छोटा मोटा काम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बच्चे हैं, बच्चों को कह सकते हो कि आप अपनी अलमारी साफ़ करो, अपना टेबल साफ़ करो, इस तरह से, है ना। तो थोड़ा सा आप हेल्प ले सकते हो। और दूसरा ये कि सफाई भी अगर आपका घर ज़्यादा गंदा है तो एक ही दिन में नहीं होने वाली है। उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा रोज़ाना टाइम दे करके अपने घर को क्लीन कर लीजिए। और इसको कैसे किया जाए, जैसा कि आपने मेरे वीडियो में स्टार्टिंग में टाइटल में देखा कि कम मेहनत में ही आपका जो घर है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आपको रोज़ाना साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका घर वैसे ही साफ़ रहेगा। उस बात का यहाँ पर मीनिंग कैसे फिट होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने कोई अतिशयोक्ति में ये बात नहीं की थी, एक्चुअली ऐसा ही होता है। देखिए, आपको क्या करना है कि रोज़ाना ही पूरे घर की सफाई करने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे कि मेरे घर में 3 बालकनी है, तो मैं तीनों ही बालकनी रोज़ाना डस्टिंग करूं, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। मैं काम को डिवाइड करके करती हूँ। जैसे जब मैं डस्टिंग किया करती हूँ घर की, डस्टिंग मैं अपने हाथ से ही करती हूँ, मैंने कभी मेड से डस्टिंग नहीं करवाई, मैं खुद ही किया करती हूँ। तो उसके लिए मैंने एक साइकिल बनाई हुई है। और अपने घर में आप यकीन नहीं मानोगे कि इवन जब दिवाली की भी सफाइयाँ होती हैं ना, उस दौरान भी मेरे पास सफाई का काम ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि मेरा घर ऑलरेडी साफ़ सुथरा होता है। वो कैसे, वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो डस्टिंग का काम है उसमें भी मैं रोज़ाना जो मैं करती हूँ उसमें 5 मिनट से 10 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं देती हूँ। क्योंकि जो चीज़ साफ़ है उसे रोज़ाना ही साफ़ करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। यही तो हमारा टाइम बचने वाला है। जो मैंने आपसे कहा ना कि रोज़ाना सारी साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी घर साफ़ रहेगा। उसका मीनिंग यही है कि आप डस्टिंग एक एक कमरे की कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक दिन में एक रूम की और एक बालकनी की डस्टिंग करती हूँ, लेकिन अच्छी तरह से करती हूँ, और 5 से 10 मिनट में वो बहुत आराम से हो जाती है। और नेक्स्ट डे दूसरी बालकनी दूसरे बेडरूम की कर देती हूँ। इस तरह से जो हमारा काम है वो कम हो जाता है। नहीं तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग एक एक घंटा रोज़ाना की डस्टिंग में लगा दिया करते हैं। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं रोज़ाना एक एक घंटा डस्टिंग में लगाऊं। सिर्फ 5 से 10 मिनट में मेरा डस्टिंग का काम कंप्लीट हो जाता है। और इस तरीके से साइकिल बन जाती है। और फिर वो 3-4 दिन में फिर वही उसी का नंबर फिर से पहले से आ जाता है। और हाँ, डस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो मैंने ये नोटिस किया कि पहले मैं पुराने जो टॉवल्स होते थे उनको कट करके उनसे मैं डस्टिंग कर लिया करती थी। लेकिन अब मैं करीब 2 साल से 2-3 साल हो गए, जो माइक्रो फाइबर वाले जो कपड़े आते हैं ना,
उनसे मैं डस्टिंग करती हूँ, उनकी लाइफ इतनी अच्छी होती है, वो ख़राब ही नहीं होते। पहली बात तो है ना, वो ख़राब नहीं होते। आप शुरू में 2-3 डस्टर भी ले लेंगे ना, उनका पैक आता है 3 का या 4 का इस तरीके से, तो आपके वो सालों चलेंगे और वो बहुत अच्छी तरह से सफाई कर देते हैं, है ना। आप एक बार हाथ फिराएंगे, आपके जो सरफेसेस हैं वो एकदम क्लीन हो जाएंगे। तो इस तरह से जब आप काम को डिवाइड करके करोगे ना, तो एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा सफाई का एक फंडा और है। क्या? जो मैंने अभी एक बात कही थी ना कि घर में कुछ लोग रोज़ाना झाड़ू पोछा होता है लेकिन फिर भी उनका घर साफ़ सुथरा नज़र नहीं आता। उसका एक कारण और है। एक तो डिक्लटरिंग तो वाली बात थी ही, थोड़ा थोड़ा उसी का ही कंसर्न यहाँ पर मैं लेकर आ रही हूँ। क्या? हमारे कुछ ऐसे टॉप सरफेसेस होते हैं जो फालतू के सामान से अधिकतर लोगों के घर में भरे हुए होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ व्लॉगर्स अपना जब वीडियो उनका हम देख रहे होते हैं तो उनके जो फ्रिज टॉप होते हैं वो बिल्कुल भरे हुए होते हैं। उनका जो डाइनिंग टेबल होता है वो बिल्कुल भरा हुआ होता है। उनका जो सेंटर टेबल है वो बिल्कुल भरा हुआ होता है। अब ये जो भरा हुआ होता है ये किन सामानों से? किसी किसी के यहाँ तो ऐसा भी होता है कि सेंटर टेबल पे नीचे बहुत सारे जो पुराने न्यूज़पेपर्स हैं जो रद्दी में जाने वाले हैं उनका वो इकट्ठे हुए पड़े हैं। किसी किसी की डाइनिंग टेबल पे डेकोरेशन के नाम पे इतना ज़्यादा सामान रख दिया गया है कि उसमें स्पेस ही नहीं है, जबकि जो डाइनिंग टेबल है उसका पर्पज़ क्या है कि वो खाली होना चाहिए। सब लोग वहाँ बैठ के खाना खाएंगे तो उनकी जो प्लेट्स हैं जो आप खाना सर्व करेंगे उस सब के लिए जगह होनी चाहिए। तो आप डेकोरेशन के नाम पे इतना उसे मत भर दीजिए कि वो क्लटर लगने लगे। तो हमारी जो टॉप सरफेसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं जो मुझे नज़र आता है? एक तो आपके लिविंग रूम में सेंटर टेबल है ना, सेंटर टेबल बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा सा फ्लावर पॉट आप उसके ऊपर रख सकते हो, एक छोटा सा रनर आप रख सकते हो। इसी तरीके से जो डाइनिंग टेबल है वो बिल्कुल खाली होना चाहिए। आप एक उसमें रनर सिर्फ रख सकते हो और उसके ऊपर एक छोटा सा प्लांट रख सकते हो। यहाँ प्लांट मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी डाइनिंग टेबल के ऊपर कि वो लिविंग प्लांट हो, क्योंकि जो लिविंग प्लांट होता है उसको या तो हम पानी में लगाते हैं या मिट्टी में लगाते हैं। दोनों ही जो चीज़ें हैं वो हाइजीन पर्पज़ से बहुत अच्छी नहीं है, है ना। तो इसलिए डाइनिंग टेबल पे जहाँ हम बैठ के खाना खाते हैं तो लिविंग प्लांट के आसपास मच्छर कीड़े भी आया करते हैं, तो वो आप बिल्कुल अवॉइड करें। हाँ, आप आर्टिफिशियल कोई छोटा सा, बहुत छोटा सा कोई आप डेकोरेटिव आइटम रख सकते हो जो स्पेस ज़्यादा ना ले। और इसके अलावा जो आपके रोज़ाना काम में आते हैं 1-2 अचार या नमक वगैरह वो थोड़ा सा आप रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। आप उसे बिल्कुल खाली रखें। इसी तरीके से फ्रिज का टॉप, मैंने देखा है कि फ्रिज का टॉप तो पता नहीं किचन चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी भी अलमारियाँ हों, लेकिन फ्रिज का टॉप अधिकतर लोगों का सामान से भरा हुआ रहता है। उसे भी खाली रख के छोड़िए, है ना। तो ये आपके सफाई के काम को आसान बनाएगा। बच्चों की जो स्टडी टेबल्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बिल्कुल खाली होना चाहिए। एक बड़ा सा भारी सा बैग, देखिए बैग्स स्कूल के बच्चों के हैवी होते हैं, उसमें तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते। बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हैं कि जो उनका स्कूल बैग है वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लगाया जाए, है ना। इससे ज़्यादा तो हम और आप नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसको तो हम नहीं बदल सकते। हमें उसी के हिसाब से खुद में को सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। लेकिन एटलीस्ट हम ऐसा तो कर सकते हैं कि जो उनकी स्टडी टेबल है उसके ऊपर इतना बड़ा बैग ले जाके ना रख दें। अधिकतर मैंने देखा है कि बच्चों के स्टडी टेबल के ऊपर इतना भारी बैग रखा हुआ होता है, भाई वो उनके दिमाग पे एक बोझ की तरह काम करता है। उसको तो आप उनकी अलमारी में बंद कर दीजिए। हाँ, जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें जो आज उनको पढ़ाना है ना, उनकी टेबल पर सिर्फ वही होना चाहिए ना। आपके बच्चे को स्ट्रेस देता है, आपके बच्चे के दिमाग पर बोझ डालता है, वास्तु के हिसाब से बहुत ख़राब है ये कि आपका जो बच्चा है उसका जो स्टडी टेबल है अगर वो फालतू सामान से भरा होता है तो उसको आप बिल्कुल खाली रखें और उसको समझाएं, उसको प्रेरित करें कि वो अपना स्टडी टेबल खाली रखें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे अगर आपका बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है तो वो धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई की तरफ लगने लगेगा, उसका जो कंसंट्रेशन है वो पढ़ाई की तरफ लगने लगेगा। अब मैंने जो ये बात की ना कि ये जो मेन सरफेसेस हैं इनको आप खाली रखें, है ना। अब आप देखिए आपके लिए डस्टिंग करना कितना आसान हो गया। आप एक कपड़ा लोगे और उसके ऊपर बस ऐसे फिराते चले जाओगे, हो गया क्लीन। तो टाइम अपने आप ही कम लगेगा। और जब आपने उसके ऊपर बहुत सारा सामान भरा हुआ रखा है, आप एक एक सामान हटाओगे फिर पोंछोगे, उस सामान को भी पोंछोगे, लगेगा ना टाइम। ये वो छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको हम महिलाएं फेस करते हैं और हमारा बहुत सारा टाइम और एनर्जी ये सारी अव्यवस्था खा जाती है। और इसीलिए जो वास्तु है वो घर का ख़राब हो जाता है। जो ये वास्तुशास्त्र है
हालांकि एक अलग टॉपिक है। तो वास्तु जो है वो जो तरह तरह की चीज़ें बताता है कि आप ऐसे करो तो घर में पॉजिटिविटी आएगी, ऐसे करोगे तो नेगेटिविटी आएगी, वो सारा कुछ साइंटिफिक है, क्योंकि वो सारा हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। आप इमेजिन कीजिए, आप अपने घर में एंटर करते हैं, आपका घर बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, साफ़ सुथरा है, आपको कहीं कोई फालतू सामान नज़र नहीं आता, आपके अंदर किस तरह की वाइब्स क्रिएट होंगी, आपको पॉजिटिविटी लगेगी ना, आपको खुशी का एहसास होगा। और ये जो खुशी का एहसास होता है यही पॉजिटिविटी होती है। ये आपको आपके कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन का सबसे बड़ा फंडा तो मुझे यही नज़र आया कि हमें अपने कार्य को करने के लिए मोटिवेशन मिले, है ना। और अगर आप अपने घर में ऐसे घुसते हैं, कहीं बाहर से आप आए, घर में आपने एंटर किया और आप देखते हैं कि जहाँ तहाँ बिल्कुल अव्यवस्था है, सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, फालतू सामान भी पड़ा हुआ है, साफ़ भी नहीं है, तो आपके मन में कैसे विचार आएंगे? नेगेटिविटी आएगी ना, नेगेटिव वाइब्स क्रिएट होंगी, आप अपने कार्य को करने के लिए उत्साहित नहीं होंगे। यही नेगेटिविटी है, यही आपकी जो सक्सेस है उसकी दिशा में एक रुकावट का काम करता है। तो कितना इम्पॉर्टेंट है ना आपके घर की व्यवस्था, कितना इम्पॉर्टेंट है ना आपके घर का क्लटर फ्री होना, साफ़ सुथरा होना, ऑर्गेनाइज्ड होना। तो हमारे घर में सबकी जो हेल्थ है, सबकी जो प्रोग्रेस है, हमारे घर की व्यवस्था पे टिकी हुई है। और ये जो व्यवस्था है इन जनरल 90 से ज़्यादा % केसेस में महिलाओं के हाथ में ही है। अब हम ये भी बात करते हैं ना कि महिलाओं को थोड़ा सेल्फ़ केयर पे भी ध्यान देना चाहिए, महिलाओं को सेल्फ़ लव पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर वो सारे दिन सफाई में, घर के कामों में ही लगी रहेंगी तो कैसे वो अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगी, कैसे वो अपनी केयर करेंगी। तो इसीलिए अगर हम एक सिस्टमेटिक तरीके से घर का काम करेंगे तो हमें अपने लिए भी टाइम मिलेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो घर का काम है उसे डिवाइड करके कीजिए, एक ही दिन में सारा काम मत कीजिए। इसके अलावा अपने पूरे दिन में आप थोड़ा सा समय 15-20 मिनट, आपको जितना भी टाइम मिलता है, थोड़ा सा डीप क्लीनिंग को दे दीजिए, है ना। आप ये सोचिए कि अगर आप महीने में, जैसे कि मैंने रोज़ाना कहा है ना, तो महीने में 30 दिन एवरेज आप लगा सकते हो। तो 30 दिन में अगर आपने 20 दिन भी, क्योंकि 10 दिन आपने कहीं जाना है, कुछ है, मन नहीं है, आपने नहीं किया, 20 दिन भी अगर आपने 20-25 मिनट या आधा घंटा डीप क्लीनिंग के लिए दे दिया। ये डीप क्लीनिंग किस तरीके से करनी है कि जैसे एक अलमारी है, उसका आपने एक खाना, उसमें से सामान निकाला, फालतू सामान निकाल दिया और उसे साफ़ करके सामान को व्यवस्थित करके वापस लगा दिया। तो इसमें नहीं लगते टाइम ज़्यादा, 15-20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटे का टाइम लगता है। नेक्स्ट डे आप अलमारी का दूसरा पार्ट साफ़ कर सकते हो। जब आप रोज़ाना इस तरीके से करोगे, महीने में 20 दिन भी करते हो, तो आप सोचो आपकी एक महीने के अंदर 20 जगह डीप क्लीन हो चुकी हैं। तो फिर ये जो सफाई का जो एक जो शोर मचता है ना दिवाली के टाइम पे, दिवाली की सफाई, वो शोर मेरे घर में नहीं मचता। क्यों? क्योंकि इसी तरह की छोटी छोटी सफाइयाँ रोज़ाना करके मेरा घर ऑलरेडी ठीक ठाक रहता है। पहले होता था, मतलब से कुछ साल पहले जब मुझे नहीं समझ थी ना, तो मेरे घर में भी बहुत आफत होती थी और मैं मतलब बड़ा मुझे एक मुश्किल लगता था। दिवाली आती थी तो खुशी से ज़्यादा मुझे ये लगता था कि हाय राम, अब उसकी सफाई कैसे होगी घर की, है ना। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, क्योंकि रोज़ाना जो ये छोटा छोटा टाइम हम दे दिया करते हैं, उससे मेरा घर ऑलरेडी साफ़ सुथरा ही रहता है और मैं दिवाली को एंजॉय करती हूँ, है ना। हालांकि अभी दिवाली में बहुत टाइम है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप आज से ही शुरू कर दीजिए ये चीज़ें। और इस तरीके से छोटी छोटी सफाइयाँ, छोटी छोटी बातें जब आप ध्यान रखते हो तो आप ये पाओगे कि आपकी मेहनत भी कम लगी है और आपकी जो घर है उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। आपको अपने घर में पॉजिटिविटी नज़र आती है, आपका अपने घर में इतना अच्छा मन लगता है कि आपको कई बार तो कहीं बाहर जाने का भी मन नहीं होता। आपको जो कहते हैं ना आउटिंग के लिए जाना, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको अपने घर में भी सुखद अनुभूति का एहसास होता है। और हाँ, स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने कहा कि जिनके घर में क्लटर बहुत भरा हुआ है, जिनको अपने घर को डीक्लटर भी करना है और आपका घर भी अगर काफ़ी गंदा है उसको भी साफ़ करना है, तो शुरू में थोड़ा 1 महीना आप मान लीजिए, 1 मंथ में आपका जो घर है वो साफ़ सुथरा सिस्टमेटिक हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप थोड़ा थोड़ा सा टाइम रोज़ाना लगाएंगे तो आपका घर साफ़ ही बना रहेगा। तो हो गई ना ये वाली बात प्रूव कि आपके घर की जो साफ़ सफाई है वो आपसे टाइम ज़्यादा नहीं मांगती, बल्कि आपसे एक सिस्टम मांगती है ना। अब दोस्तों 2 स्टेप्स हमारे पूरे हो गए, D1 और C।
मतलब डिक्लटरिंग और घर की क्लीनिंग। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं हम D2। ये D2 से मेरा क्या मतलब है, यहाँ D2 से मेरा मतलब है डेकोरेशन। डेकोरेशन के लिए जैसे कि आपसे मैंने भी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था इस बात का कि डेकोरेशन के नाम पे अपने घर को मतलब क्लटर से मत भरिए, है ना। आप देखते हैं कि कई बार आप किसी के घर जाते हैं और आप देखते हैं कि वहाँ पे कोई डेकोरेशन के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं है, एक सिंपल सा फर्नीचर है, सिंपल से पर्दे लगे हुए हैं, कोने में एक छोटा सा फ्लावर पॉट लगा हुआ है, आपको घुसते ही काफ़ी ताजगी महसूस होती है, आपको काफ़ी पॉजिटिविटी लगती है। वहीं आप किसी घर में घुसते हैं और उन्होंने तड़क भड़क वाले खूब सुंदर सुंदर पर्दे लगा रखे हैं, खूब हैवी फर्नीचर है, जहाँ तहाँ खूब सारी पेंटिंग्स लगाई हुई हैं, जो वास्तव में सुंदर हैं पेंटिंग्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को मिलजुल करके जो एक आपके जो रूम है उसको उन्होंने एक अजायब घर जैसा बना दिया है। तो मेरी बात का मतलब ये है कि जो ये D2 है, डेकोरेशन है, इसको अगर आप कम से कम रखेंगे तो आपका घर उल्टा ज़्यादा सुंदर लगेगा, आपको सफाई में भी मेहनत कम लगेगी, क्योंकि जितने डेकोरेटिव आइटम्स हम घर में रखते हैं वो सब सफाई मांगते हैं। अगर उनके ऊपर डस्ट की परत लगी हुई है तो वो कितने भी सुंदर हों, वो आपके रूम में एक कबाड़ का काम करेंगे, सुंदरता बढ़ाने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कितना इम्पॉर्टेंट है ना ये वाला स्टेप कि जो डेकोरेशन है वो भी हमें अपने घर में कम से कम रखनी है। तो हालांकि ये मैं फिर से कहती हूँ कि हाँ, सबका अपना अपना अलग अलग शौक़ हो सकता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही है कि घर में अगर हम डेकोरेटिव आइटम्स कम से कम रखते हैं तो हमारा घर ज़्यादा सुंदर लगता है, ज़्यादा एस्थेटिक लगता है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये था हमारा D1C D2 का रूल, जिससे हमारा जो घर है वो कम मेहनत में ही ज़्यादा साफ़ सुथरा, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा, हमारा पैसा भी कम खर्च होगा। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके अपने क्या विचार हैं इस विषय में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार किया करती हूं। हाँ, वीडियोस मेरे काफ़ी गैप में आ रहे हैं, ये मैं मानती हूँ। कुछ मेरे जो ऑडियंस हैं उनको मेरे से शिकायत भी रहती है, लेकिन हाँ, अभी कुछ तो बिज़ी चल रहा है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा आपके साथ वीडियोस शेयर नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी वीडियोस डाला करूँ। तो अपना कमेंट एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और आप इनमें से कौन से टिप्स को फॉलो करती हैं पहले से ही, या आपके पास कौन से नए टिप्स हैं कि जिससे हमारे जो घर की सफाई व्यवस्था है वो आसान हो जाए, प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।